यूनिटेरिया करेंट अफेयर्स का ये क्लास नंबर 2 है, यानी ये हमारा दूसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले क्लास में हमने 4 चैप्टरों को कवर किया था, जिसमें पहला चैप्टर फटाफट 100.com, सेकेंड चैप्टर था 2022-23-24 में जो है आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, और हमारा तीसरा जो चैप्टर था 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, और हमारा चौथा चैप्टर था 18वें लोकसभा चुनाव परिणाम। तो आज की जो हम लोग क्लास में करेंगे वो है बजट 2024-25। तो जो भी बजट के बारे में डिटेल है उन सभी को जो है हम लोग आज जानकारी लेने वाला है। इसके साथ ही हमारा स्पीडी करंट अफेयर भी चल रहा है, तो उसका भी जो है सिस्टमेटिक वे से जो है क्लास चल रहा है, तो आप उसका भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन ढंग से, और उसका क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, आप जाकर आनंद उसका उठा सकते हैं। इसमें क्वालिटी में थोड़ा सा ब्लर आपको दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है समझने से मतलब है, आप समझ जाइएगा, और आगे जो है साफ है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास का सेशन जो है शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बजट को पढ़ने वाले हैं। तो बजट को पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेना आवश्यक है। बजट के बारे में अगर कहें तो बजट होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो जो देश में व्यय होता है, टैक्स होता है, लेन देन होता है, या कोई भी योजनाएं होते हैं, या ब्लूप्रिंट होता है, वही जो देश का बजट होता है। हमारे संविधान में जो है बजट का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, बजट की जगह जो है हमारे संविधान में एएफसी का जो है एएफएस का उल्लेख किया गया है, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएफसी जो होता है वो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी अगर संविधान के अनुच्छेद 122 जो है वो कहता है क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है जानकारी उसमें दिया गया है। तो हमारे संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। अनुच्छेद 122 में क्या किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण एएफएस यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है जिक्र किया गया है। अब आप सबके मन में आता होगा कि आखिर देश में जो हर साल बजट पेश होता है, तो आखिर पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ से है। तो पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ से है। तो देखिए, सरकार जो है उधार लेती है। ठीक है, तो अगर आने की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा देश में 27% जो इस बार आया उधारी और अन्य जो है देयताएं के रूप में आया है। सबसे अधिक कहाँ से आया है, 27% उधारी से आया। ठीक है, फिर उसके बाद 19% जो आया है वो इनकम टैक्स से आया है देश में पैसे, और जीएसटी से 18% आया है पैसे, और निगम कर से जो है यानी कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आया। यानी प्रमुख 4 को याद रखना है। पैसे प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ से आए, तो सबसे ज़्यादा जो आए हैं वो उधारी के रूप में पैसे आए हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है इनकम टैक्स, और तीसरे नंबर पर है जीएसटी, और चौथे नंबर पर क्या है, तो कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर 17% आए हैं। उसके बारे में हम आगे जो है डिटेल जानेंगे। जब पैसा आता है देश में तो आखिर जाता कहाँ है, निवेश कहाँ किया जाता है। तो करों एवं राज्यों का जो है कुल हिस्सा 21% दिया जाता है। ब्याज के भुगतान पर 19% दिया गया, और केंद्रीय क्षेत्र के स्कीम पर जो है 16% खर्च किया गया, और अन्य में 9% खर्च किया गया इस बार, और केंद्रीय प्रायोजित योजना पर जो है 8% का जो है खर्च किया गया। और अगर हम बात करें तो रक्षा पर 8% का खर्च किया गया, पेंशन पर 4% का खर्च किया गया, और सब्सिडी पर जो है 6% का खर्च किया गया, और वित्त आयोग और अंतरण पर जो है 9% का खर्च किया गया। तो जो भी पैसा आता है उन सभी को हम कहाँ खर्च करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझें। इससे ज़्यादा डिटेल आपको समझना है तो स्पीडी करेंट अफेयर्स को आप जो है प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहाँ हम बेहतर ढंग से जो है समझा देंगे। इसमें भी जो है हम लगातार आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि बजट हमने बताया कि बजट का जो उल्लेख संविधान में नहीं है। 122 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो जो केंद्रीय बजट है मेरे भाई, केंद्रीय बजट 2024-25 में किसने पेश किया, तो केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने पेश किया था। कब पेश किया था, 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया, और यह मोदी जी का जो है 3.0 की पहली बजट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण की, समझ में है ना। इससे भी जो है करेंट अफेयर बनता है निर्मला सीतारमण के बारे में। तो निर्मला सीतारमण जो है 7वीं बार लगातार जो है बजट पेश की है, जो पहली महिला बन गई है देश की। सबसे ज़्यादा लगातार जो बजट पेश की हैं सीतारमण बनी हैं। इनसे जो पहले थे मोरारजी देसाई थे, जो लगातार 6 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई।
आपसे अगर सवाल करेगा कि सबसे अधिक बार जो है बजट किसने पेश किया है, तो सबसे अधिक बार जो है बजट है मोरारजी देसाई, 10 बार जो है टोटल बजट पेश किए हैं 10 टाइम, ठीक है। लेकिन लगातार की अगर बात करें तो सबसे अधिक लगातार अगर प्रश्न में आ जाए तो निर्मला सीतारमण को ही आप टिक लगाइएगा, क्योंकि लगातार सर्वाधिक बार जो है निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। और ऐसे अगर पूछे प्रश्न कि सबसे ज़्यादा अधिक बार जो है बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार, और सबसे अधिक बार 10 बार जो है। बाद में भी फिर सरकार उनका नहीं होगा, फिर उसके बाद में भी इन्होंने वित्त मंत्री बने, तो फिर जो है इनका कुल जो है बजट पेश किए हैं 10 बार जो इन्होंने बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, ठीक है। ये 1962 से लेकर जो है आपको बता देते हैं कि 1962 से लेकर 1969 तक जो ये वित्त मंत्री के रूप में जो है कार्यरत रहे थे। फिर इनसे एक कम जो है पी चिदम्बरम भी है। पी चिदम्बरम ने भी 9 बार बजट को पेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। और प्रणब मुखर्जी जो थे वो 8 बार, उन्होंने जो है प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। तो इन कुछ तथ्यों को जो है जानकारी रखने की आवश्यकता थी, इसलिए हमने आपको बताने की कोशिश की, और इसको जो है जानकारी आप लोग रखिएगा। तो बजट जब पेश होता है तो बजट पेश होने से पहले जो है 2 बिल पेश किया जाता है, ठीक है, संसद में। एक होता है फाइनेंशियल बिल और एक होता है जिसे हम वित्त विधेयक कहते हैं, और एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, ठीक है। तो बजट पेश करने से पहले जो है 2 बिल जो है पेश किया जाता है सभी के सामने, वित्त विधेयक और जो है एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग, जिसे हम कहते हैं विनियोग विधेयक। फाइनेंशियल बिल क्या होता है कि जिसमें सरकार का जो है लेखा जोखा होता है, उसे हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं, जिसमें जो है सरकार का लेखा जोखा होता है। वित्त विधेयक में क्या होता है, सरकार का लेखा जोखा होता है, जिसे हम जो है वित्त विधेयक कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है, एप्रोप्रिएशन बिल वो क्या होता है, तो उस बिल में जो होता है जिसमें सरकार का जो है खर्चा का हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो सरकार का लेखा जोखा फाइनेंशियल बिल में होता है, और खर्चा का जो होता है कहाँ खर्चा किया है तो वो किस में होता है, तो होता है विनियोग विधेयक में। आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है बजट को पेश करते हैं। फिर उसके बाद जो है मंजूरी मिल जाती है 2 बिलों को, फिर उसके बाद बजट पेश किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिक खर्चा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा हुआ है हमारा रक्षा पर खर्चा हुआ है, हम आगे देखेंगे भी सभी को डिटेल में। उसके बाद ग्रामीण विकास पे खर्चा हुआ है, फिर कृषि पर खर्चा हुआ है, फिर गृह पर मतलब खर्चा हुआ है गृह पर, फिर शिक्षा पर जो है खर्चा हुआ है, और सबसे न्यूनतम जो है स्वास्थ्य पे खर्चा किया गया है हमारे देश में। तो हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सभी को हमने जाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में, देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 7वीं बार लगातार बजट पेश इन्होंने किया, ये पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। और 23 जुलाई को 2024 को इन्होंने बजट पेश किया, ये मोदी 3.0 का पहले बजट था। तो बजट में जो है 4 जातियों पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। वो कौन कौन सी जातियां हैं, तो देखिए एक गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और महिलाएं हैं। तो इन 4 जातियों पर जो है विशेष करके ध्यान दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस पे जो है ध्यान दिया गया है, तो गरीब पे, महिलाएं पर, युवा पे और अन्नदाता पे तो जो है ध्यान दिया गया है। बजट का आपसे थीम भी पूछ सकता है कि बजट का जो है थीम क्या है, तो रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम मार्ग। MSME का फुल फॉर्म आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो होता है इंटरप्राइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बजट जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, बजट जो है 2024-25 नियमित के लिए GDP कितना करोड़ जो है आंकलित की गई थी, तो 2024-25 के लिए जो है वो है 3,26,36,912 करोड़ जो है अंकलित की गई थी, यानी 3,26,36,912 करोड़ जो है अंकलित की गई थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से कितना अधिक है, तो 10.5% जो है इस बार का बजट जो था अधिक था पिछले साल से। तो सवाल MSME में पूछ सकता है आपसे कि MSME जो है मंत्री कौन है, तो जीतनराम मांझी जो है MSME मंत्री आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कुल जो है कितना बजट पेश किया गया, तो देखिए कुल जो है 48.21 लाख करोड़ का बजट था। कितने का बजट था, 48.21 लाख करोड़ का जो है बजट था, यानी अगर एक्यूरेट की बात करें तो 48
48,20,512 करोड़ का बजट था इस बार का। तो 48,20,512 जो है आप डिजिट में से याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बजट में जो था कुल प्राप्ति होने का अनुमान कितना था, हमने बताया ना कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है, तो उसका जो है जिक्र लेखा जोखा जो है करना रहता है। तो पैसे जो है प्राप्त हुए कितने, तो पैसे जो प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए 48,20,512 करोड़, ठीक है। 48,20,512 करोड़ जो है प्राप्त हुए, जिसमें से रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू से प्राप्त कितना हुआ, रेवेन्यू से प्राप्त हुआ 31,29,200 करोड़ रुपया। और पूंजीगत जो प्राप्ति है, कैपिटल से जो प्राप्त हुआ, तो वो पूंजीगत प्राप्तियाँ हुए 16,91,312, ठीक है। तो राजस्व से प्राप्ति 31,29,200 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियाँ जो हुआ 16,91,312। तो जो कुल प्राप्तियाँ हैं, कुल प्राप्तियाँ कितना है 48,20,512, यानी 48,20,512। इतने पूरे पैसे को जो है खर्चा भी किया जाता है, ठीक है। तो कुल खर्च होने का जो भी अनुमान कितना है 48,20,512, ठीक है। तो खर्चा कैसे हुआ, तो देखिए राजस्व पर खर्चा किया गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 47,09,401 करोड़ रुपये खर्चा किया गया। और पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 11,11,11,111 करोड़ जो है पूंजीगत खर्च किया गया। तो जहाँ से पैसा आता है उधर जो है खर्चा भी किया जाता है, ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ से पैसे आए टोटल मिलाकर 48,20,512 करोड़, जिसमें से खर्चा जो हुआ, राजस्व खर्चा पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया 37,09,401 करोड़ और पूंजीगत जो खर्च रहा 11,11,111 करोड़। तो उसमें जो है बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। हमने बताया था ना, शिक्षा हो गया, बहुत सारा क्षेत्र आ गया, तो उस सभी को हम लोग जो है देखेंगे। विभिन्न घाटे का अगर अनुमान लगाएं तो देखिए विभिन्न घाटा यहाँ दिया हुआ है और 2023-24 का जो है संशोधित अनुमान क्या था, ठीक है। और 2024-25 का जो है बजट अनुमान क्या है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है कि राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट में अगर हम बात करें तो जीडीपी का 5.6% यानी कुल 16,53,670 करोड़ रुपये का अनुमान था, ठीक है। और 2024-25 में वो अनुमान जो है जीडीपी का 4.9% है। इस साल जो है जीडीपी का 5.6% था और अगले साल जो है अनुमान है जीडीपी का 4.9% यानी 16,13,312 करोड़। इसी प्रकार अगर हम राजस्व का घाटा की बात करें, राजकोषीय घाटा हमने देखा, राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.6% घाटा हुआ और इसमें जो था खर्चा कितना हुआ जीडीपी का 2.6%, तो 7,65,624 करोड़। और 2024-25 में जो है जीडीपी का 1.8 जो है % राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट होगा, जिसमें कुल 5,80,201 करोड़ जो है खर्चा होगा। फिर नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा, तो जीडीपी का इसमें जो है 1.6% कुल जो है 4,61,837 करोड़ और 2024-25 में जीडीपी का 0.6% जिसमें 1,89,423 करोड़ प्रभावी राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट है प्राइमरी अगर डिफिसिट की बात करें, प्राइमरी घाटा यानी प्राथमिक घाटा का, तो जीडीपी का 2.0% कुल जो है 5,89,799 करोड़ रुपया और 2024-25 में यही हो जाएगा जीडीपी का 1.4% यानी कुल 4,50,372 करोड़ रुपया। अब कुछ जो है महत्वपूर्ण नोट्स हैं उन सभी को भी हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। यानी जो सरकार ने जो है 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना रखा है 4.5% रखा है, 4.5% रखा है जीडीपी का राजकोषीय घाटा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 4.9% शो कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना रखा है 4.5% जो है रखा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है 16,13,312 करोड़ रुपया यानी 16.13 लाख करोड़ लगाया गया, अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी लगाया गया कहने का मतलब क्या है, उतना जो है उसको कर्ज या उधार लेना पड़ेगा। तो हमने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा जो है कर्ज लिया गया है, हम कहते हैं ना कि पैसा कहाँ से आता है, तो 27% जो है उधार से आया है, ठीक है। और टैक्स से जो आया है पैसा वो 19% आया है, जीएसटी से 18% आया था और निगम कर से यानी कॉर्पोरेट टैक्स से जो है 17% आया था। बाकी अन्य से बहुत सारा सेक्टर है लेकिन
4 महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको हमने बताया। और पैसे कहाँ खर्च किए जाते हैं, जो पैसे आते हैं उनको खर्च भी करना होता है, ठीक है। इन सब को जो है विवरण देना रहता है बजट में। तो आगे हम सभी को देखेंगे। अब देखिए बजट जो है 2024-25 का शीर्ष 4 मद क्या थे, ठीक है। जो जिसमें से बजट जो 2024-25 पेश हुआ उसमें जो थे वो शीर्ष मद क्या थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रुपये कहाँ से आता है और रुपये कहाँ जाता है। तो देखिए रुपये कहाँ से आता है, रुपये कहाँ जाता है, हम बताते हैं। उधार और अन्य देयताएं से 27% रुपये आया, यानी उधारी से जो है प्रश्न रहता है कि पैसा आखिर आता कहाँ से। तो देखिए उधारी से सबसे ज़्यादा देश में पैसे हैं 27%, ठीक है। जब उधारी लेते हैं तो आप इसका जो है क्या कीजिएगा, टैक्स भी दीजिएगा, ब्याज भी दीजिएगा। अब आपको कोई ऐसे ही उधार थोड़ी ना देगा, तो आपको जो है उधार का जो है 19% पैसा जो है आपको ब्याज के रूप में चला जाता है, ठीक है। तो ब्याज अदायगी में 19% पैसा जो है चला जाता है। और आयकर की बात करें तो इनकम टैक्स से जो है 19% आए हैं, इनकम टैक्स से 19% आया है। और माल और सेवा यानी GST से 18% पैसे हैं, और निगम कर से जो है कॉर्पोरेट टैक्स से 17% पैसे आए। रुपये जाता का है, तो देखिए रुपये कहाँ जाते हैं, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जिसमें से जो पैसा मिला उसमें से करों और राज्यों के शुल्कों में जो हिस्सा 21% रहा। ब्याज की अदायगी में हम बात करें तो 19% चला गया, यानी जो पैसा आपने कर लिया तो उसमें आपको तो ब्याज भी देना पड़ेगा, तो 19% पैसा तो ब्याज में चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अगर हम बात करें तो 16% में जो है, जैसे इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी ये सभी जो है शामिल नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना रहती है उस पर जो है कुल जो पैसा आता है उसका 16% जो है चला जाता है उसमें। और वित्तीय आयोग और अन्य आंतरण में जो है 9% पैसा चला जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें ये 4 प्रमुख थे, और अन्य में भी 9%, ठीक है। केंद्रीय प्रायोजित योजना में 8% चला जाता है, रक्षा में 8% जाता है, पेंशन में भी जाता है पैसा, कुल बजट का 4% पेंशन में जाता है, सब्सिडी में जाता है 6%। तो इन सभी को हमने देखा, लेकिन 4 जो थे प्रमुख थे उन सभी को ये यहाँ दिखाया गया है। तो देखिए इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का जो है सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों का जो है परिकल्पना की गई। यानी इस बजट में है सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए जो है निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों का जो है परिकल्पना किया गया है। 9 प्राथमिकता, तो कौन कौन सी प्राथमिकता है, यानी देखते हैं कि विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं जो हैं कौन कौन सी है। तो देखिए कौन कौन सी आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है। क्या है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन लाना, विनिर्माण और सेवाओं में, अवसंरचना में, रोजगार एवं कौशल में, शहरी विकास में, नवाचार अनुसंधान एवं विकास में, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय में, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार में। तो 9 बजट पर जो है प्राथमिकताएं दी गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं हैं। कौन कौन से है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, विनिर्माण एवं सेवाएं, अवसंरचना, रोजगार एवं कौशल, शहरी विकास, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, ऊर्जा संरक्षण और नई पीढ़ी के सुधार। ये 9 जो थे प्राथमिकताएं थे इस बजट के। तो हम सबसे पहले अगर हम प्रथम प्राथमिकता की बात करें, प्रथम प्राथमिकता की, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन अनुकूलनीयता, ठीक है। कृषि और इसमें जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो कृषि और इसे जो जुड़े क्षेत्र थे कृषि से, उसमें जो है 1.52 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया इस बार बजट में। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए जो है 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए जो है नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्सें जो है जारी की जाएंगे। यानी कृषि और इसमें जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किसानों और खेतीबाड़ी के लिए जो है 32 कृषि और बागवानी फसलें की नई 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जो है जारी की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमाण पत्र और ब्रॉडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों की प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा, और इसका कार्यान्वयन जो है वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक खेती के लिए जो है 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हेतु एक जो है कार्यनीति बनाया जाएगा, और प्रमुख उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ये सभी जो था प्रमुख बिंदु था प्राथमिक में। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI को लागू किया जाएगा।
डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 600 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट क्या है कि झींगा जो खेती होता है, झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए जो है नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्राणलिगत व्यवस्थित और चौमुखी विकास के लिए जो है राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। अब दूसरा जो प्राथमिकता क्या था, दूसरा प्राथमिकता हमने पहले प्राथमिकता में देखा, तो दूसरा प्राथमिकता था रोजगार एवं कौशल और प्रशिक्षण। ठीक है, तो सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को जो है लागू करेगी। योजना क पहली बार जो है रोजगार पाने वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या योजना है, तो देखिए ईपीएफओ के पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने के लिए कर्मचारियों को जो है 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है, प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे और योजना की अवधि जो 2 वर्ष की होगी। योजना ख क्या है उनके लिए, तो योजना ख जो है विनिर्माण एवं रोजगार सृजन करना। तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनकी अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो उसको जो है नियुक्त करना होगा। योजना ग क्या है, योजना ग जो है नियोक्ताओं को मदद से संबंधित है। तो सरकार नियोक्ता के उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी और कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए और उनकी वेतन जो है 1 लाख से कम हो तो उनको शामिल किया जाएगा। कार्यबल में महिलाओं की जो है भागीदारी बढ़ाने के लिए भी ध्यान दिया गया है। तो औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और सीसी गृह की स्थापना करना, महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम और बाजार तक पहुंचने को बढ़ावा देना। कौशल विकास क्या है, कौशल विकास से जो संबंधित है, तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा, यानी आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थाओं में उच्च शिक्षा के लिए जो है 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता और यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। अब नंबर तीसरा जो है प्राथमिकता क्या है, हमने ऊपर 2 देख लिए, अब हम लोग जो है प्राथमिकता नंबर 3 देखते हैं। तो समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय के बारे में है प्राथमिकता 3। तो मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में जो है अवसंरचना विकास यानी तीसरे प्राथमिकता में है बिहार पे जो है ध्यान दिया गया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए जो है पूर्वोदय नामक योजना तैयार की गई है। तो पूर्व में जो है जो भी राज्य शामिल है जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसको जो है शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए जो है पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में जो है औद्योगिक केंद्र का जो है विकास भी किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को जो है निर्माण किया जाएगा। कौन कौन, तो एक है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण, बोध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास, इन सभी का जो है किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक जो है अतिरिक्त पुल निर्माण होगा। 21,400 करोड़ रुपये से लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपौंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल होगा। तो यानी जो है बिहार पे खास करके जो है कुछ ध्यान दिया गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है उस पर भी जैसे राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापट्टनम क्षेत्र जो है औद्योगिक गलियारे में, कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में, ओखावकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसी अवसंरचना के लिए जो है निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। महिलाएं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए जो है कुल 3 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान क्या है, तो जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें से जो है 63,000 गाँवों के 5 करोड़ जनजातियों को जो है लाभार्थी मिलेगा।
पर्वतीय क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए जो है 2.66 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया जाएगा। प्राथमिकता नंबर 4 क्या है, तो इसमें है विनिर्माण एवं सेवाएं। तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना है। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना जो है मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए जो है एमएसएमई को आवधिक ऋण के लिए सुविधा देने के लिए जो है ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो भी प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का जो है गारंटी दिया जाएगा। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने के लिए जो है सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा भी की गई है। मुद्रा लोन क्या है, तो देखिए मुद्रा लोन जो है अगर हम देखें तो मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए जो है मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। यानी मुद्रा लोन जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, जिन्हें तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो, पहले के श्रेणी को जो है सफलतापूर्वक चुका दिया हो। खरीदारी को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जो है कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए जो है कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक जो है कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के सक्षम बनाने के लिए जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीडी मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित की जाएगी। महत्वपूर्ण जो है कुछ खनिज मिशन भी हैं, क्या क्या है तो देख लेते हैं। घरेलू उत्पाद महत्वपूर्ण खनिज की रिसाइकलिंग और विदेश में जो है महत्वपूर्ण खनिज संपदा और अधिग्रहण करने के लिए जो है महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की जाएगी। 500 से कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को जो है इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए जो एक व्यापक योजना की जो है शुरुआत की जाएगी। सब जो है जितना है कचरा जो है ना सब आपको मिल जाएगा बजट में। निर्मला सीतारमन जो है मतलब क्या बताएं आप, इस योजना में जो है 5,000 रुपये प्रति माह का जो है इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की जो है सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में या उसके आसपास के संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों में विकसित किया जाएगा। यानी पूरा बजट का जो है शिक्षा पर इतना कम खर्चा किया गया है और स्वास्थ्य पर कीमत क्या है, और देश की जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे घटिया स्थिति है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 12 औद्योगिक पार्कों की जो मंजूरी दी जाएगी। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट यानी सीपेस की सेवाएं जो है प्रदान की जाएगी। और प्राथमिकता नंबर जो है 5 क्या है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 10 बड़े शहरों के लिए जो है कार्यान्वयन और वित्त पोषण राजनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए की विनिवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास जरूरत का समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए जो है नई योजना की जो है परिकल्पना की जाएगी। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता नंबर जो है 6 क्या है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों के प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये जो है पॉइंट याद रखना कि पीएम जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है शुरू किया गया है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के सक्षम बनाने के लिए। बिहार जो है भंडारण के लिए जो है पंप स्टोरेज परियोजनाओं को जो बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई गई। सरकार जो है भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए जो निजी क्षेत्र के साथ जो है साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिएटिव यानी यूएससी प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए जो एनटीपीसी और बीएचपीसीएल के बीच जो है संयुक्त उद्यम प्रस्तावित हुआ। हार्ड टू एबेट उद्योगों की ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य को उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए जो एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योग को वर्तमान के परफॉर्म अचीव
एंड ट्रेंड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तन करने के लिए जो उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। अब प्राथमिकता नंबर जो है 7 क्या है, अवसंरचना है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपये यानी जीडीपी का 3.4% का जो है प्रावधान किया जाएगा, हमने ऊपर देख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण का प्रावधान किया जाएगा। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए जो है 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में जो है कोसी जो मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और अन्य परियोजनाएं जैसी परियोजनाओं के लिए जो है 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है कि सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबोधित परियोजनाओं के लिए जो है असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें पर्यटन की, तो देखिए पर्यटन में क्या है, विष्णु पद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। तो पर्यटक में विष्णु पद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारा का जो है व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर में विश्व तीर्थकर मुनि सुरवत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्र तट के विकास हेतु एक सहायता भी प्रदान की जाएगी। 8वां प्राथमिकता क्या है, 8वां जो प्राथमिकता है हम लोग देख लेते हैं, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित। तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जो है वित्तीय पूल व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष व्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए नियंत्रण जोड़ देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी की जो है निधि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता जो है नंबर 9 क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो नई अगली पीढ़ी के सुधार है से संबंधित है। तो ग्रामीण भूमि संबंधित कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। कौन कौन से? सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIAN अथवा भू आधार निर्धारित करना है। संवर्गीय मानचित्र का डिजिटलीकरण करना है। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र पर उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना, ये सभी जो कार्य किए गए हैं। शहरी भूमि संबंधी जो कार्य क्या हैं, तो शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को GIAC मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकी को वन स्टॉप समाधान के लिए जो ई श्रमक पोर्टल को अन्य पोर्टल से जो है जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य क्या है, NPS जो है वात्सल्य क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, माता पिता और अभिभावकों द्वारा बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जो है जन विश्वास विधेयक 2.0 ही जो है जल्द ही ले जाया जाएगा। तो बजट में जो भी है वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे बजट भाषण खंड B क्या था, वो हमने खंड A देखा, ठीक है। खंड B क्या था, अप्रत्यक्ष कर क्या था, ठीक है। तो क्षेत्र विशेष के लिए जो है निम्न शुल्क निम्नलिखित प्रस्ताव जो है किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? तो औषधियाँ एवं चिकित्सा उपकरण में जैसे कैंसर के 3 दवाइयाँ, टेस्ट्रोजुमाब, ड्रिक्सोटिकेन और ओसिमाटिनिब और डुर्वालिमुब का सीमा शुल्क से पूरी तरह जो है छूट कर दिया गया है। यानी औषधियों एवं चिकित्सा के उपकरण में कैंसर की 3 दवाइयों पर जो है टैक्स को जो है पूरी तरह से छूट कर दी गई है, ठीक है। तो ट्रेस्टोजुमाब, ड्रिक्सोटिकेन और ओस्माटिनिब और डुवालिमुब जो है, इन सभी दवाइयों पर जो है क्या कर दिया गया है, छूट कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे की अगर हम बात करें, तो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, PCBA और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर जो है 15% कर दिया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित। तो महत्वपूर्ण खनिज में क्या है किया गया है, तो महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी को जो है कम करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। कीमती धातु की अगर हम बात करें तो कीमती धातु में क्या किया गया है, तो सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया और प्लेटिनियम पर जो है 6.4% जो है किया गया है। अन्य धातु की अगर हम बात करें तो अन्य धातु में लौह, निकेल और ब्लिस्टर तांबे और पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। लौह स्केप और निकेल के कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं, तांबा स्क्रैप पर 2.5% जो है रियायती मूलभूत जो है सीमा शुल्क लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम देखें तो रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क जो है हटाया गया है। नेक्स्ट है रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स पे अगर हम देखें तो अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% के बढ़ाकर जो है 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक पे, तो पीवीसी फ्लैक्स बैनर पर मूलभूत सीमा शुल्क को जो है 10% बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार उपकरण पे अगर हम बात करें तो विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण की जो है पीसीबीए पर बीसीडी को 10% बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। व्यापक अगर हम सुविधा की बात करें तो घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से मरम्मत के लिए जो आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समय अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए जो है पुनः आयात करने के समय सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर जो है 5 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है, कि जो भी वारंटी वाली वस्तु है 3 से 5 वर्ष बढ़ाने की प्रस्ताव किया गया है। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें और समुद्री उत्पाद की अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा में सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क दायरे से बाहर कर दिया गया है। सौर ऊर्जा से संबंधित समुद्री उत्पाद की अगर बात करें तो कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलिटिक वार्म्स, श्रिम्प और फिश बीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। श्रिम्प फिश फीड के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का जो है प्रस्ताव किया गया है। अब जो हमने इनडायरेक्ट देख लिया, अब जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स में देख लेते हैं प्रत्यक्ष कर में। तो आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। जो आयकर अधिनियम 1961 है उसकी जो है व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई है। टीडीएस जो है सरलीकरण में क्या है, टीडीएस सरलीकरण में तो देखिए टीडीएस सरलीकरण में विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस का दर किया जाएगा। म्यूचुअल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के भुगतान में विलंबन और टीडीएस के लिए विवरण फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज को करने का जो है प्रस्ताव किया गया, यानी डिक्रिमिनलाइज करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। पुनः अगर निर्धारण सरलीकरण की अगर हम बात करें, पुनः निर्धारण सरलीकरण की अगर हम बात करें तो किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्ष के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त या आय 50 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन सरलीकरण और रिक्तीकरण की अगर हम बात करें तो कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर जो है 12.5% की दर से जो है कर लगेगा। परिसंपत्ति कैपिटल गेन छूट के सीमा को बढ़ाकर जो है 1.25 लाख प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालीन रूप से वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालीन के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए जो है रखना होगा। मुकदमेबाजी और अपील की अगर हम बात करें तो क्या है, अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए जो है विवाद से विश्वास योजना 2024 प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकारों उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष करों और उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील को जो है दायरा करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को
क्रमशः 6 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का जो है प्रस्ताव किया जाएगा। रोजगार और निवेश की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एजेल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया। विदेश कंपनी पर कॉरपोरेट कर को जो है 40% से घटाकर 35% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। अब कर का जो है हम विस्तार की अगर बात करें, कर आधार का विस्तार, तो देखिए फ्यूचर और ऑप्शंस के विकल्पों में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.02% से और 0.1% करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयर को पुनः खरीदने पर प्राप्त आय कर लगेगा और 2% की इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक सुरक्षा लाभ। सामाजिक सुरक्षा लाभ से संबंधित क्या है, तो एनपीएस से नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% बढ़ाकर 14% करने का जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए तक की चल परिसंपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडित बनाकर प्रस्ताव पारित किया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव, पेंशन भोगी के लिए जो है पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का जो है प्रस्ताव किया गया है। अब नए स्लैब में अगर देखें तो नया टैक्स स्लैब क्या है, नई कर व्यवस्था में जो है संशोधित टैक्स की संरचना क्या किया गया है, तो देखिए 0 से 3 लाख रुपये पर शून्य टैक्स लगेगा, 3 से 7 लाख रुपये पर 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख रुपये पर जो है ये टैक्स स्लैब याद रखना है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऊपर बताया वो इंपॉर्टेंट है, बीच में जो है सब जो था ना वो सब ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। तो देखिए 0 से 3 लाख रुपये शून्य, 3 से 7 लाख रुपये जो है 5% और 7 से 10 लाख रुपये जो है 10% टैक्स स्लैब है, और 10 से 12% जो है 12% टैक्स स्लैब है, और 12 से 15 लाख रुपये तक जो है 20% का टैक्स स्लैब है, और 15 लाख रुपये से अधिक पर जो है 30% का जो है टैक्स स्लैब है। तो नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में जो है 17,500 रुपये तक का लाभ होगा, कर लाभ होगा। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, टॉप 4 में जो है किस पे जो है ज़्यादा खर्च किया गया है, तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर जो है 2,05,250 करोड़ खर्च किया गया है, मनरेगा पर जो है 86,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया है, और जल जीवन मिशन पर जो है 70,163 करोड़ रुपये खर्च किया गया है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना पर जो है 60,000 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। तो यानी जो है मतलब बजट में 2024-25 के योजना पर टॉप 4 में किस किस योजना पर जो है खर्च किया गया, उन सभी को हमने देख लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा, जल जीवन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इन सब पे जो है टॉप 4 में जो है योजना है जिस पे खर्च किया गया है ज़्यादा। अब जो हम लोग देखते हैं बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर जो है व्यय की बात कर रहा है, तो कौन कौन पे रक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। प्रमुख की अगर बात करते हैं तो 4,54,773 करोड़, ग्रामीण विकास पर जो है 2,65,808 करोड़ रुपया बजट खर्च किया गया है, कृषि और संबंध कार्यालय पर जो है 1,51,851 करोड़, स्वास्थ्य पर जो है 89,287 करोड़ जो है खर्च किया गया है स्वास्थ्य पर, और शिक्षा पर जो है सबसे कम जो है स्वास्थ्य पर ही खर्चा किया गया है, और शिक्षा पर जो है 1,25,638 करोड़ जो है खर्च किया गया है। तो हमने जो है 4 महत्वपूर्ण मदों को व्यय में हम लोग जो है देख लिए। तो हमारा जो है बजट से संबंधित जो भी थे उसका वो प्रश्न जो है क्लियर हुए। अब हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।